नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो हम लोगों ने हिंदी व्याकरण को पढ़ना शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है और 100 तक जाएंगे, जिसमें हम लोग छंद, अलंकार, रस सब कुछ पढ़ेंगे। और इस मतलब पूरे बैच को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, जहाँ हिंदी व्याकरण आएगी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कल हमने स्वरों के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, जो जो मतलब प्रश्न स्वर से बन सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन देखेंगे, ठीक है। और पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान, इसके अलावा वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और कैसे होते हैं 52 वर्ण, ठीक है। तो 52 वर्णों को अच्छे तरीके से एक एक करके गिन के सब कुछ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो व्यंजन की परिभाषा हर किसी को आती है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी इसको आप बोल सकते हैं। तो क से लेके प तक ये 5 वर्गों में बंटे होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में ये 5 वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। और जो 5वां व्यंजन होता है वो होते हैं पंचमाक्षर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 25 स्पर्श व्यंजन। संख्या मतलब जैसे ही व्यंजनों का विभाजन हुआ है सभी की आपको संख्या ध्यान में रखनी है। तो 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धन्य, मूर्धा आप कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठ, ठीक है। तो ये इनका उच्चारण स्थान हो गया पूरे वर्ग का, ठीक है। आगे हम देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर से प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन सा है। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, उसमें से य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर पूछा जाए तो य और व आप देख सकते हैं, ये दोनों क्या है, अर्धस्वर हैं। संख्या गिनते जाना है। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन चारों को अलग अलग नाम दिए हैं, वो नाम ध्यान में रखने हैं। अब आ गए हमारे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ये कौन कौन से होते हैं। श, श, स, ह। तो एस्टेट की बात करें तो उसमें परिभाषा वगैरह कम पूछी जाती है। तो आपको ध्यान है, बस यही रखना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी श्वास बाजू गर्म होकर निकलती है वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। श, श, स हो तो इनकी भी जो संख्या होती है 4 होती है। फिर यहाँ पर हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। तो जो मूल व्यंजन पूछ लिए जाते हैं 33 होते हैं, या पारंपरिक व्यंजन भी इनको बोल सकते हैं। तो इनकी संख्या ये होती है 33, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त क्यों होते हैं, क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, इनकी संधि पूछ ली जाती है। इनको तोड़ना कहा जा सकता है, या तोड़ के आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से सही है। तो क और श के मेल से बनता है क्ष, ठीक है। और अगर लिखना आ जाए तो क के पैर में भी हलंत है, श के पैर में भी हलंत है, प्लस क्या है अ। इसी तरीके से त्र, तै प्लस रै प्लस ए। जो ज्ञानी होता है वो जय और न उसके मेल से बनता है। शैर से बनता है श्र। तो इनमें हलंत भी लगेगा और ए स्वर भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आ जाता है ताड़नजात उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन। तो ये ट वर्ग में होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ट वर्ग के ही जो ड, ढ होते हैं उनके पैर में बिंदी लगने से ये क्या हो गए, बन गए उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन। अब हमारे 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 2 उत्क्षिप्त हो गए और 4 संयुक्त हो गए। तो टोटल हमारे ये 52 वर्ण हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है अलग अलग इनकी संख्या। आगे हम जो स्वर व्यंजनों का विभाजन हुआ है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से तो हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण,
इनकी अलग अलग संख्या विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो हर वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है, जैसे क हो गया, ख को छोड़कर घ हो गया, क ख ग हो गया, घ को छोड़कर जो पांचवा अक्षर है वो हो गया। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ये हो गए 3, तो 5 वर्ग है, 5 गुना 3 तो 15 हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन जो कि अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। सभी जो मूल स्वर होते हैं 11, वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो इनकी संख्या पूछ ली जाए तो टोटल ये 30 होते हैं अल्प प्राण, हमारी वर्ण होते हैं कितने, 30 हो गए। ठीक है। उसके बाद महाप्राण। अल्प प्राण में ऐसे याद रखना है, अल्प प्राण ऐसे शुरू होता है तो ए हमारा वर्णमाला का प्रथम स्वर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का उसी तरीके से पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब शुरू से शुरू हो जाना है, पहला, तीसरा, पांचवा, बाकी आपको याद रह जाएगा। उसके बाद महाप्राण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, हमारा दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का। तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, चौथा, तो 2 गुना 5 ये 10 हो गए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आ गए, तो संघर्षी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो महाप्राण में आ गए, तो इनकी संख्या 14 होती है, ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो ए घोष और सै घोष 2 भागों में बांटा हुआ है। ए घोष वही ऐसे शुरू होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और पहले 2 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण, जैसे क ख च श, तो इस तरीके से क ख च श, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण ये क्या हो जाते हैं, ए घोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी 10 हो गए क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 2 है। उसी तरीके से श श स, यहाँ है नहीं है, ध्यान रखना है नहीं है। श श स क्या है, ये भी ए घोष वर्ण है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। फिर सै घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब लास्ट वाले 3, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। इनकी संख्या 15 हो गई। जो है हमारा रह गया था वो इसमें आ गया, सै घोष में, घोष में, सै घोष में, घोष भी कह सकते हैं, सै घोष भी कह सकते हैं। फिर मूल स्वर अल्प प्राण और सै घोष होते हैं, तो 11 यहाँ ये हो गए। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, तो इनकी संख्या 31 हो गई। सै घोष कितने हो गए, 31। सै घोष कितने हो गए, 31। अलग अलग संख्या भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा व्यंजनों को, पूरी वर्णमाला को भी विभाजित किया गया है, और पूरी वर्णमाला का हम उच्चारण स्थान भी देखते हैं। क्लास छोटी है, हर एक चीज़ इसमें मैंने शामिल की है, बस आपने इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, तो प्रश्न यहाँ से मतलब नहीं छूटेगा आपका। तो अब प्रयत्न के आधार पर पूरी वर्णमाला को ही 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले स्पष्ट आ गया 25, ईशत, ईशत वर्ण पूछ लिए जाएं तो य र ल व हो गया। विव्रत पूछ लिए जाएं तो स्वर हो गए। ईशत विव्रत पूछ लिए जाएं तो श श स हो गए। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। स्पष्ट 25, ईशत, य र ल व, विव्रत स्वर, और ईशत विव्रत श श स। ठीक है। तो आगे हम उच्चारण स्थान देखते हैं। यहाँ पूरी वर्णमाला को ही मैंने लिया है। सबसे पहले कंठ ध्वनियाँ, तो स्वर भी हैं जिसमें, व्यंजन भी हैं। अ, आ, फिर उसके बाद विसर्ग आ गया, तो कै वर्ग हो गया, एक है हो गया। ये क्या है, सारी की सारी कंठ ध्वनियाँ हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, याद करना है। ठीक है। तालव्य ध्वनियों में ई आ गई, उसके बाद चै वर्ग आ गया, फिर क्या आ गया, य और श। ठीक है। य और श। मूर्धन्य ध्वनियों में री हमने पढ़ा था स्वरों में, फिर ट वर्ग आ गया, उसके बाद क्या आ गया, र और श। ठीक है। दंत में त थ द ध न और ल स ज, ये हो गए। ठीक है। ओष्ठ ध्वनियों में उ प फ ब भ म, मतलब पै वर्ग आ गया और उ आ गया। ओष्ठ में जो में होंठों का वृत्त भी बन जाता है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और होंठों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कंठ तालु से बोलने वाले कौन से वर्ण हैं, वो हो गए हमारे ए और ए, छोटी ए, बड़ी ए, आई भी आप कह सकते हैं। कंठोष्ठ में
ओ, औ और आगत स्वर हो गया। दंतोष्ठ में ब और फ। ध्यान रखना है, हमने कंठ तालु कल देखा था, कंठोष्ठ देखा था। दंतोष्ठ में ब और फ को याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। नासिक्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो ये भी आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई हमारी पूरी वर्णमाला। पूरी वर्णमाला को 2 क्लास में हमने अच्छे से देख लिया है। आपने बस एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लेना है ताकि याद रहें चीज़ें। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है।